वीडियो शिक्षक उद्देश्य के लिए है। वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। आज की कहानी है केरल के कोझिकोड जिले की कुड़ाथाई नाम के एक गांव में रहने वाली जॉली अम्मा जोसेफ नाम की एक औरत की है। उसने एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत होने के साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकोट में एक प्रोफेसर होने के तौर पर सोसाइटी में अपनी एक इज्जत बनाई थी। जॉली का व्यवहार लोगों के साथ बेहद अच्छा था। अपने हंसमुख चेहरे और मिलनसार स्वभाव के चलते उसने अपने परिवार वालों और आसपास के पड़ोसियों के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना के रखी थी। पर इस मासूमियत से अपने असली व्यक्तित्व को ढकते हुए जॉली जोसेफ ने कुछ ऐसा कारनामा किया था कि एक पल के लिए उसे जानने वालों में से किसी को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि जॉली ऐसा भी कर सकती है। एक सीधी सादी धार्मिक महिला जो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती थी, उसने एक 2 साल के बच्ची को भी नहीं बख्शा। इतना क्रूर आखिर वो कैसे हो सकती है? इस औरत के भोले से चेहरे के पीछे कई राज छुपे थे। इसने अपने चेहरे की इसी मासूमियत को सामने रखकर 14 साल तक 6 मौतों की साजिश रची और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। जॉली ने सबके साथ एक ऐसा छलावा किया था कि कोई उसका असली चेहरा कभी देख ही नहीं पाया। उसने इतनी चालाकियों से अपने कारनामों को छुपाया कि उसके असली रूप को सामने लाने के लिए 17 साल लग गए। और वो कहते हैं ना, गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन आखिरकार पकड़ा ही जाता है। तो ये बात है 4 अक्टूबर 2019 की। कुड़ाथाई गांव के सेंट लॉर्ड्स माथा चर्च के सामने उपस्थित एक कब्रिस्तान से एक के बाद एक लाशें निकाली जाती है। अब इस कुड़ाथाई गांव के आसपास के सभी गांव और शहरों में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और फिर सभी मीडिया वाले इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे थे कि आखिर इस कब्रिस्तान से कब्र खोदकर लाशें क्यों निकाली जा रही है। उन लोगों के मरने के इतने सालों बाद पुलिस द्वारा उन लाशों को निकालने का आखिर क्या मतलब है? आखिर ये लोग कौन थे? इनकी मौत क्यों हुई थी? कैसे हुई थी? और पुलिस इनकी कब्र खोदकर इनकी लाशें क्यों निकाल रही थी? इन सभी बातों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो आगे इस वीडियो में बने रहिए। भारत के दक्षिण में स्थित केरल के कोझिकोड जिले की कुड़ाथाई नाम के गांव में घटित इस घटना को साइनाइड मर्डर्स के नाम पे जाना जाता है। ये दुर्भाग्य पोनामट्टम फैमिली में घटा था, जो कि कुड़ाथाई गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार के नाम पर जाना जाता है। इस परिवार में कुल 5 लोग रहते थे और इस परिवार के मुखिया थे टॉम थॉमस और उनकी पत्नी का नाम था अनम्मा थॉमस। इनके 3 संतान थे, जिसमें से 2 बेटे थे और एक बेटी। बड़े बेटे का नाम था रॉय थॉमस और छोटे बेटे का नाम था रोजो थॉमस और बेटी का नाम था रेंजी थॉमस। साथ ही इनके घर के पास ही टॉम थॉमस के भाई का बेटा भी रहता था और जिसका नाम था साजू जकारिया। साजू अपनी पत्नी सिली जकारिया, अपनी बड़ी बेटी एबल जकारिया और छोटी बेटी अल्फाइन जकारिया के साथ ही रहता था। कुछ सालों बाद रोजो थॉमस पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया और वहीं जॉब करके सेटल भी हो गया और रॉय थॉमस अपने माँ बाप के साथ केरल में ही बिजनेस में सेटल होके रह रहा था। फिर कुछ सालों बाद रॉय की जॉली नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई और उन दोनों में प्यार हुआ और उन दोनों ने शादी का फैसला किया। लेकिन रॉय के पिता टॉम थॉमस इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि जॉली उनकी दूर की रिश्तेदार थी और वो किसी रिश्तेदार को अपनी घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। अब क्योंकि रॉय ने लड़की पसंद कर ली थी और वो शादी का फैसला कर चुका था, इसीलिए रॉय ने जॉली से शादी कर ली। फिर कुछ दिनों बाद ये मनमुटाव कम होता गया और जॉली को पोनामट्टम फैमिली ने खुले हाथ से अपना लिया और देखते ही देखते जॉली पोनामट्टम फैमिली से इतनी घुल मिल गई कि वो उनकी चहेती बन गई और जॉली उस घर के आसपास के सभी पड़ोसियों के साथ इतने अच्छे से घुल मिलकर रहती थी कि वो लोग भी उसे एक सज्जन और पढ़ी लिखी महिला मानते थे। जॉली ने 50% मार्क्स से एमकॉम की डिग्री हासिल की थी, ऐसा उसने अपने ससुराल में बताया था। अब क्योंकि पोनामट्टम फैमिली एक वेल एजुकेटेड फैमिली था और जॉली की सास यानी कि अनम्मा थॉमस एक स्कूल की टीचर रह चुकी थी, उन्होंने कुड़ाथाई के लगभग सभी बच्चों को पढ़ाया है और गांव में उनकी काफ़ी इज्जत भी थी। इसीलिए वो चाहती थी कि ये इज्जत उनकी बहू को भी मिले और क्योंकि उनकी बहू इतनी पढ़ी लिखी है
तो अनम्मा ने जॉली से कहा कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो कोई भी नौकरी मिल जाएगी। तुम किसी स्कूल या कॉलेज में कोशिश करो, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तुम सेटल भी हो जाओगी। अब कोई सास अपनी बहू को नौकरी करने के लिए कहे तो ये एक अच्छी बात माना जाता है, लेकिन जॉली को अपनी सास की ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। उसे ये बातें दबाव सी लगती, लेकिन जॉली अपनी सास को कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि पूनामट्टम फैमिली में अनम्मा थॉमस की बहुत इज्जत थी और परिवार के सभी लोग अनम्मा थॉमस की ही बात मानते थे। फिर कुछ दिन बीत गया, जॉली प्रेग्नेंट हो गई और 1999 में जॉली ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम था रेमो। बच्चा होने के कुछ महीनों बाद अनम्मा ने फिर से जॉली पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अनम्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल करूंगी, तुम अपना वक्त बर्बाद ना करके एक अच्छी सी नौकरी ढूंढकर सेटल हो जाओ। इसके बाद जॉली ने NIT में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी मिलने की खबर परिवार वालों को दिया और परिवार वाले इस बात से काफ़ी खुश थे। ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद फिर आया वो मनहूस घड़ी, यानी कि 24 अगस्त 2002। अनम्मा थॉमस पानी का ग्लास उठाकर पानी पीते पीते ही नीचे गिर गई। फिर उनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने चेक करके बताया कि इन्हें दिल का दौरा पड़ने पर इनकी मौत हो गई। फिर परिवार वाले उनकी उम्र को नज़र में रखते हुए पोस्टमार्टम ना करके दुखी मन से लॉर्ड्स माथा चर्च के सामने उपस्थित कब्रिस्तान में दफना दिया। अनम्मा थॉमस के मरने के 6 साल बाद, यानी कि 28 अगस्त 2008 के शाम को, टॉम थॉमस जो कि घर के मुखिया थे, वो अपना एक मशरूम का कैप्सूल खाकर पानी पी रहे थे कि तभी उनके सीने में ज़ोरों से दर्द होना शुरू हो गया और उन्हें भी फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने चेक करके बताया कि उन्हें भी हार्ट अटैक होने के कारण उनकी मौत हो गई। फिर घर वालों ने टॉम थॉमस की डेड बॉडी को भी अनम्मा थॉमस के कब्र के पास ही दफना दिया और उनकी भी उम्र को नज़र में रखते हुए और हार्ट अटैक के चलते उनका भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। टॉम थॉमस के मरने के 3 साल बाद पूनामट्टम फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, यानी कि रॉय थॉमस, 2 सितंबर 2011 को रात का खाना खाने के बाद बाथरूम गया, अंदर से लॉक किया और अचानक वहीं गिर गया और बाहर नहीं आया। और क्योंकि रात का वक्त था और उस घर में जॉली ही रॉय के साथ थी, फिर जॉली ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, आसपास के लोगों को बुलाया, दरवाज़ा तोड़वाया और रॉय को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। रॉय को हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने फिर वही बात बोली कि इनकी भी दिल का दौरा पड़ने पर मौत हो गई। लेकिन इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक होना, ये बात रॉय के मामा यानी कि अनम्मा थॉमस के भाई मंजेडेल मैथ्यू को खटकने लगी और वो रॉय के बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए दबाव डालने लगे। और फिर रॉय के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आई कि रॉय के बॉडी में साइनाइड जहर का मात्रा पाया गया। अब रॉय ने साइनाइड का सेवन क्यों किया था, क्या ये खुदकुशी थी या हत्या थी, इस बात का जवाब जब पुलिस ने जॉली से मांगा तो जॉली ने कहा कि रॉय के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा घाटा हो चुका था और रॉय ने इसके भरपाई के लिए काफ़ी लोगों से कर्जा भी ले रखा था और ये कर्जा ना चुका पाने के कारण उसने खुदकुशी कर ली। जॉली के इस बयान को मानकर पुलिस ने आगे की कोई कार्रवाई नहीं की और इस बात को यहीं छोड़ दिया। रॉय थॉमस के मरने के कुछ ही महीनों बाद थॉमस परिवार का एक दूर का रिश्तेदार MS मैथ्यू नाम का एक लड़का पूनामट्टम हाउस में रोज़ाना आने जाने लगा और जॉली भी उससे दोस्ती बढ़ाने लगी। MS मैथ्यू एक सुनार के दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। जॉली और MS मैथ्यू की इस बढ़ती दोस्ती को देखकर अनम्मा थॉमस के भाई मंजेडेल मैथ्यू को जॉली के कैरेक्टर पर शक होने लगा और फिर मंजेडेल मैथ्यू ने जॉली से इस बारे में बात की और उसे MS मैथ्यू से दूरी बनाने के लिए कहा। लेकिन जॉली को मंजेडेल मैथ्यू का इस तरह से उसकी निजी ज़िंदगी में दखल देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसी तरह से 3 साल बीत गए और फिर आया 24 फरवरी 2014। उस दिन शाम को मंजेडेल मैथ्यू जॉली से मिलने उसके घर गए थे और क्योंकि मैथ्यू को विस्की पीने की आदत थी तो वो जॉली से बात करते करते
विस्की पी रहे थे और फिर अचानक उनके सीने में तेज़ दर्द होने के कारण वो नीचे गिर गए। फिर जॉली उन्हें हॉस्पिटल लेके गई और फिर पता चला कि उनको भी दिल का दौरा पड़ने पर मौत हो गई। अब मैथ्यू के घर वाले भी इसको एक नेचुरल डेथ समझकर इसके बारे में कोई छानबीन नहीं की और ना ही पोस्टमार्टम किया और सीधे जाकर दफना दिया। अब मैथ्यू के मरने के ठीक 3 महीने बाद यानी कि 3 मई 2014 उस दिन शाम को टॉम थॉमस के भाई का बेटा यानी कि साजू जकारिया के घर में हाउस वार्मिंग पार्टी हो रही थी। उस पार्टी में सभी लोग आए थे और खाना वाना खाकर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक साजू की 2 साल की छोटी बेटी अल्फाइन पानी पीते पीते अचानक नीचे गिर गई और देखते ही देखते उसकी आंखों की 2 पुतलियां ऊपर जाने लगी। अल्फाइन की सांसें रुक रही थी। ये देखकर उसके माँ बाप यानी कि साजू और सिली तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंच पाते उससे पहले ही अल्फाइन की जान जा चुकी थी। अल्फाइन सिर्फ 2 साल की छोटी सी बच्ची थी। उसकी यूं अचानक मौत ने उसकी माँ सिली को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। सिली अब बहुत उदास रहने लगी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और फिर वक्त के साथ सिली के ये घाव भी भरने लगे। फिर सिली और साजू अपनी छोटी सी बच्ची अल्फाइन की कमी भरने के लिए एक और बच्चे की प्लानिंग शुरू की और क्योंकि जॉली सिली की अच्छी दोस्त थी इसीलिए सिली ने इस बात का जिक्र जॉली से भी किया था। 2016 की बात थी। एक रोज़ साजू की पत्नी सिली के दांत में अचानक दर्द हुआ तो वो साजू के साथ डेंटिस्ट के पास गई थी और जॉली भी उनके साथ किसी काम से उस हॉस्पिटल में गई थी। वो लोग डेंटिस्ट से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे थे और इसलिए वो लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे। तभी जॉली ने सिली को एक मशरूम टैबलेट देकर ये कहा कि मेरे ससुर टॉम थॉमस भी ये कैप्सूल लिया करते थे। इससे इंसान का जितना भी परेशानी या स्ट्रेस जो भी है वो कम हो जाता है। सिली ने जॉली पर भरोसा करके वो कैप्सूल खा लिया और फिर थोड़े ही देर में सिली को अचानक चक्कर आया और वो नीचे गिर गई। जब उसको हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले जाया गया तो पता चला दिल का दौरा पड़ने पर उसकी मौत हो गई। अब साजू की पत्नी सिली और उसकी बेटी अल्फाइन के मौत के बाद साजू अब अकेला पड़ गया था। अब साजू के ऊपर उसकी बड़ी बेटी एबल की जिम्मेदारी थी। उसे संभालने के लिए उसको किसी की ज़रूरत भी थी और वहीं दूसरी तरफ जॉली भी विधवा हो गई थी और वो भी अकेली ज़िंदगी काट रही थी। तो साजू और जॉली ने मिलकर फैसला किया कि वो दोनों अब शादी करेंगे। साजू के पत्नी सिली के मौत के ठीक 1 साल बाद यानी कि 2017 में साजू और जॉली ने शादी कर ली। 2002 से 2016 तक इन 14 सालों में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो चुकी थी। इस बात पर कोई भी इतना ज़्यादा गौर नहीं कर रहा था, लेकिन पोनामट्टम फैमिली के 2 सदस्य यानी कि रोजो थॉमस और रेंजी थॉमस को ये 6 मौतें बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती थी और उन्हें जॉली पर कहीं ना कहीं शक था। साजू के पत्नी सिली के मरने के 1 साल बाद ही उसकी भाभी और साजू ने कैसे शादी कर ली, ये बात जॉली के देवर यानी कि रोजो थॉमस को कहीं ना कहीं खटक रही थी और रोजो इसी शक के बेसिस पर अपने माता पिता और भाई के हत्यारे को ढूंढने के लिए वापस इंडिया आ गया। पोनामट्टम परिवार में जो ये मौतें हुई, ये मौतें स्वाभाविक तरीके से नहीं हुई क्योंकि रॉय थॉमस का जब पोस्टमार्टम किया गया था तब उसके बॉडी में साइनाइड की कुछ मात्रा पाई गई थी। इस वजह से रोजो और रेंजी ने दोनों पुलिस में जाकर इस बात का कंप्लेन किया, पर पुलिस ने इसको सुसाइड मानते हुए इस बात को खारिज कर दिया और जांच करने से इनकार कर दिया। इसलिए रोजो जॉली के खिलाफ अपने तरीके से सबूत जुटाना शुरू कर देता है और इसी बीच उसे पता चलता है कि टॉम थॉमस की प्रॉपर्टी पर किसी की बुरी नज़र है और उसका ये शक किसी बाहरी शख्स पर नहीं बल्कि उसी की भाभी जॉली जोसेफ पर ही था। जब रोजो इस बात का पुष्टि करता है तो उसे पता चलता है कि जॉली अम्मा जोसेफ ने प्रॉपर्टीज़ के सभी फर्जी दस्तावेज बनवा रखे हैं और टॉम थॉमस की सभी प्रॉपर्टीज़ पर अपना दावा कर रही है। जॉली लोगों को बताती है कि टॉम यानी कि उसके ससुर उसे इतना चाहते थे कि उन्होंने मरने से पहले खुश होकर अपनी सभी प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम कर दी थी। अब रोजो थॉमस को इस बात का भी पता चल गया था
कि जॉली, जो अपने आप को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर होने का दावा करती है, वो बात भी उसकी झूठी है और उसके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी फर्जी है। अब लोग भी जॉली को एक शक की नज़र से देखने लगते हैं और वक्त बढ़ने के साथ धीरे धीरे जॉली के सभी कारनामों के पर्दाफाश होने लगता है। इसके अलावा रोजो थॉमस अपनी जांच में एक बात और पाता है कि घर के सभी सदस्यों की मौत में एक पैटर्न छुपा है, जिसमें इन सभी की मौत कुछ खाने या कुछ पीने के बाद ही हुई है और परिवार के कुछ सदस्यों के बॉडी पार्ट में पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के द्वारा साइनाइड की कुछ मात्राएं पाई गई है। तो रोजो इन सभी सबूतों के साथ 2 साल बाद फिर से कोझिकोड पुलिस स्टेशन जाता है और रोजो की इन बातों को सुनकर इस बार पुलिस भी उसके बातों में कन्विंस हो जाती है और आगे की जांच करने में जुट जाती है। इसके बाद पुलिस घर के बचे जीवित सदस्यों से बात करने की कोशिश करती है, जिनमें रोजो के चचेरे भाई साजू और उसकी दूसरी पत्नी जॉली जोसेफ से रोजो द्वारा दावे किए गए सभी बातों का वेरीफाई करती है। अब पुलिस को बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिलती है, क्योंकि रोजो द्वारा किए गए सभी दावे अब एक के बाद एक सच होने लगते हैं। ये इस केस का अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिससे कि पुलिस का दोषी तक पहुंचना काफी आसान हो गया था। अब अक्टूबर 2019 में पुलिस ये फैसला करती है कि इन 14 सालों में पोनामट्टम फैमिली में जो मौतें हुई हैं, उन सभी की दोबारा जांच की जाए। इसके लिए पुलिस उन सभी डेड बॉडीज को 4 अक्टूबर 2019 को उनकी कब्र से निकालती है। अब इन सभी डेड बॉडीज को हैदराबाद के प्रसिद्ध फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा इसकी सच्चाई तक पहुंचने के लिए देश दुनिया के सभी बड़े फॉरेंसिक साइंटिस्ट की भी मदद ली जाती है। इसके बाद पुलिस अब जॉली अम्मा जोसेफ को अपनी गिरफ्त में लेती है और उससे पूछताछ करती है। जॉली पहले तो ना नुकुर करती है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो जॉली भी टूट जाती है और 17 सालों से जो राज अपने साथ छुपाए रखा था वो एक के बाद एक खोलती जाती है। अब जॉली अपने सभी गुनाहों को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस जॉली अम्मा जोसेफ को 6 अक्टूबर 2019 को अपने पति, सास ससुर और घर के अन्य 3 सदस्यों का हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद केरल के साथ साथ पूरे देश भर में इस बात का हड़कंप मच जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जॉली जोसेफ ने अपने परिवार वालों को और अपने आसपास के पड़ोसियों को ये बताया था कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकोट में कॉमर्स के प्रोफेसर के तौर पर जॉब करती है और वो रोज़ सुबह 8 बजे अपने काम पर निकल जाती है और शाम के 5 बजे वो वापस घर आ जाती है। रोजो थॉमस को पहले ही जॉली पर शक था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए जब रोजो ने NIT कालीकोट में जॉली के बारे में पूछताछ की तो उसे पता चला कि जॉली अम्मा जोसेफ नाम की कोई महिला इस कॉलेज में काम नहीं करती है। और अब जब इस बात का खुलासा हो गया था कि ये सब झूठ है, तो फिर जब पुलिस ने जॉली से ये पूछा कि तुम कॉलेज जाती हो ये कहकर 14 सालों तक आखिर कहाँ जाती थी, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 सालों तक वो लोगों को और अपने परिवार वालों को गुमराह कर रही थी। तो जॉली ने अपने जवाब में ये कहा कि वो ज़्यादातर समय पास के चर्च में बिताती थी और कभी कभी वो NIT के कैंटीन में चली जाती थी। पुलिस के जांच में ये भी पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड यानी कि साजू जकारिया, जो उसके साथ पिछले 1.5 साल से रह रहा था, उसको भी ये नहीं पता था कि जॉली फर्जी ID कार्ड के सहारे सभी को गुमराह कर रही है। जांच में ये भी पता चलता है कि जॉली अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी नहीं कंप्लीट कर पाई थी और उसने फर्स्ट ईयर में ही अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी थी। पुलिस ने जॉली के करंट हस्बैंड यानी कि साजू जकारिया से काफ़ी पूछताछ की कि कहीं जॉली के इस कारनामे में साजू का भी कहीं हाथ ना हो, लेकिन पुलिस को साजू के खिलाफ कुछ भी एविडेंस नहीं मिला। पुलिस द्वारा ये सभी जांच करने के बाद इन सभी मर्डर्स के पीछे जॉली जोसेफ का हाथ है, ये पता लगाने के बाद पुलिस अब उसके अब तक के लेके बचपन तक का सारा बायोडाटा खंगालने के लिए और उसके फैमिली बैकग्राउंड की सारी तहकीकात करने के लिए केरला में ही स्थित उसके गृह नगर कटप्पना जाती है। अब पुलिस जॉली के खिलाफ हर एक चीज़ की जानकारी जुटाती है ताकि उसके खिलाफ
ज़्यादा से ज़्यादा सबूत कोर्ट में पेश किए जा सके। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में उन 6 डेड बॉडीज़ में से 4 डेड बॉडीज़ में साइनाइड की मात्रा ना मिलने की पुष्टि की गई है। पर पुलिस ये बताती है कि क्योंकि ये सारे सब अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इसलिए इनमें साइनाइड का अंश मिलना अब काफ़ी हद तक नामुमकिन है। लेकिन पुलिस के पास सब्सटेंशियल एविडेंस पहले से ही मौजूद थे, जो कि जॉली ने खुद कबूल किए थे, और ये सारे एविडेंस जॉली को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी थे। इसके अलावा पुलिस जांच में कुछ ऐसा भी पाया गया था जो जॉली का जघन्य अपराधी दिमाग को बयां कर रहा था। पुलिस के पूछताछ करने पर जॉली ने एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया था, जिसमें उसने कहा कि उसके निशाने पर परिवार के 2 बच्चे और 3 अन्य सदस्य भी थे। इससे पता चलता है कि उसका इरादा कितना खतरनाक था। वो अपने स्वार्थ के लिए और भी सदस्यों की जान लेने के लिए कैसे तुली हुई थी। अगर उसे रोजों के निशानदेही में ना पकड़ा जाता तो वह न जाने भविष्य में कितने और निर्दोषों की जान ले लेती। अब सबसे मुख्य सवाल ये आता है कि जॉली ने आखिर इन सभी की हत्या क्यों की। अपने ही पति, अपने ही सास ससुर और एक छोटी सी 2 साल की बच्ची, अपने मामा अंकल मैथ्यू और सिली की हत्या करने की जॉली के पास आखिर क्या वजह थी। जब पुलिस ने ये सवाल जॉली से किए तो जॉली ने अपने जवाब में ये कहा कि जॉली पोनामट्टम हाउस की इकलौती मालकिन बनना चाहती थी। उसने कहा कि उसके घर में उसकी सास अनम्मा थॉमस की ही राज चलती थी। अनम्मा थॉमस से पूछे बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। तो जॉली को ये बातें पसंद नहीं थी। जॉली को अनम्मा थॉमस की सभी बातें दबाव सी लगती थी। इसलिए सबसे पहले 2002 में उसने अपनी सास अनम्मा थॉमस को साइनाइड का जहर देकर मार डाला। इसके बाद उसके ससुर टॉम थॉमस के नाम पर ये सारी जायदाद थी। अब टॉम थॉमस अपनी जायदाद का बंटवारा कर देना चाहते थे, इसलिए जॉली इस बात के खिलाफ थी। जॉली को ये पूरी जायदाद उसी के नाम पर चाहिए था, जो कि टॉम थॉमस जिंदगी में कभी नहीं करने वाले थे। इसलिए जॉली ने 2006 में अपने ससुर टॉम थॉमस के मशरूम वाले टैबलेट में साइनाइड का जहर मिलाकर उन्हें दे दिया और उनकी जान ले ली। फिर जब पुलिस ने जॉली से ये पूछा कि तुमने अपने पति की हत्या क्यों की, तो उसने कहा कि उसे उसका पति यानी कि रॉय थॉमस हैंडसम नहीं लगता था। उसको हमेशा से साजो जैसा पति चाहिए था, और अब वैसे भी रॉय की अब बिजनेस भी नहीं चल रहा था और वो शराब के नशे में धुत रहता था। जबकि साजू उसको दिखने में अच्छा लगता था और साजू की अच्छी खासी नौकरी और कमाई भी होती थी। इसलिए उसने साजू से शादी करने के लिए 2011 में रात को अपने पति के लिए खाना बनाया, राइस और चने की सब्ज़ी, और उस सब्ज़ी में उसने साइनाइड का जहर मिला दिया, जिसे खाने के बाद रॉय बाथरूम गया और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। फिर जब पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने उस 2 साल की बच्ची यानी कि अल्फाइन, जो साजू की छोटी बेटी थी, उसकी जान क्यों ली? वो तो तुम्हारे शादी के रास्ते नहीं आती। तो जॉली ने कहा, साजू अपनी छोटी बेटी अल्फाइन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मुझे नहीं चाहिए था कि साजू अपनी अटेंशन किसी और को दे। मुझे साजू की सारी अटेंशन चाहिए थी। इसलिए 2014 में मैंने साजू की 2 साल की छोटी बेटी अल्फाइन की जान ले ली। और फिर मुझे ये अच्छे से पता था कि जब तक सिली यानी कि साजू की पत्नी जिंदा होगी तब तक साजू मुझसे शादी नहीं करेगा। इसीलिए 2016 में मैंने सिली को स्ट्रेस फ्री कैप्सूल के बहाने साइनाइड मिला के उसको भी मार दिया। फिर जब पुलिस ने जॉली से ये पूछा कि तुमने अपने अंकल मंजरडेल मैथ्यू की हत्या क्यों की, तो जॉली ने कहा कि जब मैंने अपने पति रॉय थॉमस की हत्या की, उसके बाद से ही अंकल मैथ्यू को मुझ पर शक हो गया था और वो मुझ पर नज़र रख रहे थे और मेरी हर चीज़ पर दखल दे रहे थे। इसलिए मैंने अपने रास्ते से उन्हें भी हटा दिया। और 2014 में जिस दिन वो मेरे घर आए थे, उस दिन मैंने उनकी व्हिस्की में साइनाइड की कुछ मात्रा मिलाकर उनकी भी हत्या कर दी। जॉली ने अब अपने सभी गुनाहों को कबूल करके सभी मौतों की अलग अलग वजह बताई। अब सवाल ये आता है कि जॉली को आखिर ये साइनाइड मिला कैसे, क्योंकि साइनाइड जैसा जहर आम तौर पर किसी को भी नहीं मिल सकता। पोटेशियम साइनाइड जैसी जहरीली चीज़ को खरीदने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और ये लाइसेंस सिर्फ सोनार या जौहरी वालों के पास ही होता है।
जो कि सोने के जेवर को चमकाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि MS मैथ्यू नाम का एक लड़का जो कि जॉली के रिश्तेदार था और जो सोनार की दुकान में सेल्समैन की जॉब करता था। तो इसी पोटेशियम साइनाइड के जहर को हासिल करने के लिए जॉली ने MS मैथ्यू से दोस्ती बढ़ाई और उसी MS मैथ्यू ने ही जॉली को ये पोटेशियम साइनाइड जहर हासिल करवाने में मदद की। इन दोनों की इस गैर कानूनी काम में उस सोनार के दुकान में काम करने वाला एक और आदमी भी शामिल था। तो अब पुलिस को जब इस बात का पता चला तो पुलिस ने उस आदमी को और MS मैथ्यू को भी गिरफ्तार कर लिया। अब 2019 से जॉली अम्मा जोसेफ पुलिस की हिरासत में है। जॉली पर कार्रवाई जारी है लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक मासूम सी दिखने वाली औरत के चेहरे के पीछे कई राज छुपे थे, जो 17 सालों तक अपने इस रहस्यमय पहलू को छुपाकर अपने आप को दुनिया के सामने एक भोली भाली इज्जतदार पढ़ी लिखी महिला के तौर पर प्रस्तुत करती रही और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगा कि 14 साल जैसे लंबे अरसे तक इसने 6 मौतों का खेल खेला। आपको जॉली अम्मा जोसेफ के बारे में क्या कहना है? इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।